हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 यूनिट 2 प्रशासनिक चिंतन पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के बारे में, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत बताया है? सार्वभौमिक सिद्धांत बताया है। हेनरी फ्योल 19वीं सदी के पूर्वार्ध में शास्त्रीय सिद्धांत के विकास में हेनरी फ्योल का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रबंधन प्रशासन को विज्ञान माना तथा उसके विकास के लिए अपने सिद्धांतों को पेश किया, जिसको वह सार्वभौमिक सिद्धांत मानते हैं। ये लोग प्रशासन व निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते तथा उनके यहाँ लोक प्रशासन व प्रबंधन में भी कोई अंतर नहीं था। वे प्रशासनिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक मानते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रशासनिक विज्ञान के सिद्धांत न केवल व्यापार में बल्कि सरकार, धार्मिक संगठनों एवं अन्य संगठनों में समान रूप से लागू होते हैं। लिंडवन ओरविक ने फ्योल के बारे में लिखा है कि फ्योल एक साथ 4 करियर बना रहे थे तथा इन सभी क्षेत्रों में वे एक से बढ़कर एक थे। पहले वे एक कुशल खनन अभियंता थे, दूसरे भूगर्भ संबंधी विधा पर उनकी पूरी पकड़ थी, तीसरा भूगर्भ शास्त्री के रूप में कोयले का रूप धारण करने वाली चट्टानों परतों के निर्माण के संबंध में उन्होंने हमेशा नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरे रूप में वह एक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक नेतृत्वकर्ता थे एवं उनके नेतृत्व में कंपनी के प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुआ। चौथे रूप में वे एक प्रशासनिक दार्शनिक राजनेता के रूप में उन्होंने फ्रांस तथा यूरोप में एक अलग छाप छोड़ी, जो अमेरिका में छोड़ी गई टेलर की छाप से कम नहीं थी। जो फ्रेडरिक टेलर थे, उनकी छाप से कम नहीं थी। देश परिस्थितियों एवं समय के अनुसार अधिकांश चिंतकों के विचार अप्रासंगिक होते जाते हैं या उनकी उपयोगिता कम हो जाती है, किंतु हेनरी फ्योल के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे एक सदी पहले थे। फ्रांसीसी विचारक हेनरी फ्योल का जन्म 29 जुलाई 1841 को तुर्की में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे। 19 वर्ष की आयु में फ्योल ने खनन अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि ली। इसके बाद फ्रांस की एक प्रसिद्ध कोयला कंपनी में खनन अभियंता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, जो उस समय घाटे के कारण बंद होने के कगार पर थी। जब इनकी उम्र 47 वर्ष थी, तब इन्हें इसी कंपनी का प्रबंधक संचालक नियुक्त किया गया और 56 वर्ष कंपनी की सेवा के बाद 77 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। उर्विक ने कहा कि फ्योल ने जिस सफलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह फ्रांस के औद्योगिक इतिहास में एक रोमांचकारी घटनाओं में से एक है। फ्योल कंपनी से सेवानिवृत्ति के बाद फ्योल ने फ्रांसीसी सरकार के लिए परामर्शदाता का कार्य किया एवं फ्रांसीसी अध्ययन केंद्र की स्थापना की, जिसमें कई विषयों के विद्वान, दार्शनिक, इंजीनियर, उद्योगपति, लेखक, सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य संबंधित व्यक्ति सहयोग देते थे। फ्योल अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तंबाकू उद्योग से जुड़े लोक उपक्रम पर अनुसंधान का कार्य कर रहे थे। सक्रिय जीवन जी रहे फ्योल को 19 नवंबर 1925 को 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। फ्योल का योगदान।
फ्योल ने खनन कंपनी में काम करते हुए अपने अनुभव के आधार पर संगठन में समस्याएं देखी, जैसे कार्यों के स्पष्ट विभाजन का अभाव, कार्य विशेष की कमियां, प्रशिक्षण का अभाव तथा संगठन में प्रबंधन के संचालन के लिए कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं था। इसी को लेकर उन्होंने संगठन की गतिविधियों का वर्गीकरण किया तथा संगठन के कार्यों को स्पष्ट किया तथा संगठन के कुशल संचालन के लिए 14 सिद्धांत पेश किए। प्रबंध की सार्वभौमिकता। फ्योल ने प्रशासन और प्रबंध में भेद नहीं माना। उन्होंने सर्वोच्च उत्तर के लिए उच्च प्रबंधन को प्रशासन की संज्ञा दी और माना कि प्रबंधन व प्रशासन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अतः इन्हें किसी भी संगठन में प्रयोग किया जा सकता है। फ्योल ने प्रशासन को प्रबंधकीय दृष्टिकोण मानने के बजाय समन्वित या एकीकृत दृष्टिकोण माना है। प्रबंधकीय संगठन की गतिविधियां। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक गतिविधियों के संपूर्ण कार्यों को 6 वर्गों में बांटा। फर्स्ट है वित्तीय गतिविधियां। वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत पूंजी व पूंजी का विस्तार शामिल होता है। इसमें मशीनों, कच्ची सामग्री, कार्मिकों तथा कार्यों के पूंजी की प्राथमिकता आवश्यक होती है, अतः पूंजी की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कोष का सर्वश्रेष्ठ उपयोग एवं उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। लेखांकन विधि। फ्योल के अनुसार हिसाब किताब रखने, आर्थिक चिट्ठा बनाने, लागत तथा सांख्यिकी से संबंधित विवरण रखने की क्रियाएं लेखांकन विधि के अंतर्गत आती है, जो संगठन की आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय अनियमितताओं को दर्शाती है। थर्ड पॉइंट है सुरक्षा संबंधी गतिविधि। इसमें कार्मिकों तथा संपत्ति की सुरक्षा भी एक आवश्यक गतिविधि है। आग, बाढ़, चोरी, हड़ताल, तोड़फोड़ इत्यादि से बचाव के लिए समय रहते व्यवस्था की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है तकनीकी गतिविधि। इसमें उत्पादन, विनिर्माण तथा अनुकूलन से संबंधित कार्यों को फ्योल ने स्वीकारा है कि यह गतिविधि अन्य की तुलना में उद्यम के विकास व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगी। फिफ्थ पॉइंट है वाणिज्यिक गतिविधि। ये खरीद संबंधी, बिक्री तथा विनिमय संबंधी गतिविधियों को शामिल करती है। फ्योल के अनुसार कुशल उत्पादन के साथ साथ बाजार में ठेके, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान व निर्णय के क्रम में खड़े रहने के लिए कुशाग्र बुद्धि आवश्यक है। 6 पॉइंट है प्रबंधकीय गतिविधियां। प्रबंधकीय गतिविधि में योजना निर्माण, संगठन का गठन, आदेश देना, समन्वय स्थापित करना व नियंत्रण शामिल है, जिसमें संक्षेप में पोको को कहते हैं। फ्योल के अनुसार प्रबंधन एक कार्य है, एक गतिविधि है तथा एक अर्जित प्रतिभा है। किसके अनुसार? फ्योल के अनुसार। फ्योल ने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संगठन में कौन प्रबंध निर्देशक है एवं कौन पर्यवेक्षक या लिपिक है, सब प्रशासन के अंग हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जो उच्च पदों पर आसीन हैं वे निम्न पदाधिकारियों की तुलना में प्रशासन के कार्य के लिए अधिक समय देते हैं। प्रबंधन के कार्य। फ्योल ने प्रबंधन के तत्वों को 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है कार्य योजना निर्माण। निर्माण से तात्पर्य एक प्रभावी कार्य योजना से है। यह कार्य योजना संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, जिससे
संगठन के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फ्योल अच्छी कार्य योजना के लिए एकता, निरंतरता, लचीलापन, स्पष्टता व संक्षिप्तता जैसे पहलुओं को आवश्यक मानते हैं। एक सही कार्य योजना संगठन के लघुकालीन लक्ष्यों से दीर्घकालीन लक्ष्यों में अंतर को स्थापित करती है। सेकंड पॉइंट है संगठन का निर्माण। यहाँ संगठन के निर्माण से तात्पर्य है कि मानवीय व भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करना ताकि संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। फ्योल ने संगठित करने की क्रियाओं को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है भौतिक संगठन, सेकंड है मानवीय संगठन। थर्ड है आदेश देना। फ्योल ने संगठनात्मक गतिविधियों में एकता स्थापित करने के लिए आदेश को महत्वपूर्ण माना। आदेश देने वाले कुछ व्यक्तिगत गुण तथा सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसको परिभाषित करते हुए फ्योल कहते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट समन्वय स्थापित करना। फ्योल समन्वय को प्रबंधक का वह कार्य मानते थे जिसके माध्यम से संगठन के विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों में तालमेल बिठाकर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात संगठन के विभिन्न कार्यों, गतिविधियों एवं कर्मचारियों को समन्वित करना है। फ्योल ने लिखा है कि समन्वय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक तरीके से सफलतापूर्वक चलता रहे। फिफ्थ पॉइंट है नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण का उद्देश्य अपनाई गई कार्य योजना, दिए गए निर्देशों एवं सिद्धांतों में समन्वय लाना है जिससे संगठन की कमजोरियों व असफलताओं को समाप्त किया जा सके। फ्योल की नज़र में नियंत्रण निगाह रखने, प्रबोधन करने, लेख परीक्षण करने, जांच करने तथा प्रत्युत्तर प्राप्त करने से संबंधित है। फ्योल ने जितने प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां बताई है उतने ही प्रकार के एवं उसी प्रकृति के नियंत्रण बताए हैं। प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट है कार्य विभाजन। हेनरी फ्योल का मानना है कि विशिष्टीकरण तथा मानकीकरण के अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए संगठन के हर एक कार्य का संपादन श्रम विभाजन के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि श्रम की विशेषज्ञता अधिक उत्साहजनक परिणाम देती है। यह किसी भी प्रबंध में उत्पादन को बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट है सत्ता एक उत्तरदायित्व। सत्ता को परिभाषित करते हुए फ्योल ने लिखा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसका पालन करने की शक्ति है। फ्योल के अनुसार स्टाफ अभिकरण एक सत्ता है। यह प्रबंध के विचारों का विस्तार है ताकि उसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति में सहायता मिल सके। इसमें प्रबंधक को प्राप्त अधिकार उसके व्यक्तिगत गुणों अर्थात व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, नैतिक बल, पद एवं उसका पिछली सेवाओं का सम्मिलन उसकी सत्ता की ओर इशारा करता है। थर्ड पॉइंट है अनुशासन। हेनरी फ्योल के अनुसार अनुशासन का अभिप्राय समझौतों के प्रति आस्था प्रकट करना है जिससे आज्ञाओं का पालन हो सके और व्यक्ति अपने अनुभव व क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। इसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। निरीक्षण प्रणाली प्रभावी होनी चाहिए, कार्मिकों के साथ नियोक्ता का उचित अनुबंध व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आदेश की एकता। इसके अनुसार एक कर्मचारी को एक ही व्यक्ति आदेश दे। आदेश की एकता का पक्ष लेते हुए फ्योल ने कहा कि समस्त मानवीय संगठनों, सेना, वाणिज्य, उद्योगों, घर के राज्य
घर व राज्य इत्यादि में दोहरे आदेश हमेशा विरोध के कारण रहे हैं। एक व्यक्ति के पीछे जब दो उच्च अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं तो संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थितियों में या तो एक अधिकारी का लोप हो जाएगा और अगर यह नहीं हुआ तो संगठन विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगी। निर्देश की एक रूपता। इस सिद्धांत का संबंध संगठन की एक रूपता से है, ना कि कार्मिकों की एक रूपता से। इसमें निर्देश का अर्थ यह है कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं के समूह का संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए तथा उसकी एक ही योजना होनी चाहिए। एक ही योजना को कई व्यक्तियों में बांटने से बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व। फ्योल के अनुसार प्रबंधन के लक्ष्य पर व्यक्तिगत हित का प्रभाव रहता है। कर्मचारी हो या प्रबंधक, व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत हित संगठन के हित में शामिल कर देना चाहिए। किसी भी संस्थान में व्यक्तिगत तथा सामान्य हित में संघर्ष नहीं होना चाहिए और यदि संघर्ष हो जाए तो कार्मिकों को व्यक्तिगत हितों को त्याग देना चाहिए। यह सभी तभी हो सकता है जब उच्च अधिकारी अच्छे उदाहरण पेश करें। नेक्स्ट पॉइंट है कार्मिकों को पारिश्रमिक। फ्योल का कहना है कि कर्मचारियों को उसकी सेवा व कार्य के बदले में देय पारिश्रमिक निष्पक्ष होना चाहिए, अर्थात भेदभाव ना हो, साथ ही भुगतान का तरीका उचित हो। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देय पारिश्रमिक से कर्मचारी को संतोष मिले। इसके अनुसार इसकी मात्रा इतना होना चाहिए कि कर्मचारी तथा संस्था दोनों को न्यायसंगत लगे। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण। फ्योल की विचारधारा पूर्ण रूप से केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के पक्ष में नहीं है। यह नियंत्रण के ऐसे केंद्रीकरण पर जोर देती है कि जिससे पूरा संगठन गतिशील रह सके। इस अर्थात यह संस्था के उच्च अधिकारियों के साथ संस्था के सभी कार्मिकों से संबंध रखता हो। केंद्रीकरण एक विकेंद्रीकरण की परिभाषित करते हुए फ्योल ने कहा कि जिससे अधिस्थों की महत्व के वृद्धि हो वह विकेंद्रीकरण तथा जो अधिस्थों के महत्व को घटाए वह केंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्केल श्रृंखला। यह सिद्धांत पद सोपान पर आधारित है। फ्योल ने पद सोपान को स्केलर श्रृंखला नाम देते हुए कहा कि उच्च तथा निम्न पदाधिकारियों के मध्य संपर्क की कड़ी होनी चाहिए। उसका मानना था कि जहाँ पर भी उच्च एवं अधीनस्थों के संबंधों से बना संगठन होगा वहाँ पर सीढ़ी नुमा प्रक्रिया भी अवश्य होगी। इस श्रृंखला का पालन संचार वाहन में किया जाना चाहिए, किंतु यदि विलंब की संभावना हो तो आवश्यकता पड़ने पर स्तरों को लांघा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पद स्थापन। पद स्थापन का मतलब है उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपना। यह प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अतः व्यक्तियों एवं वस्तुओं को उचित स्थान प्राप्त होने चाहिए और एक बार कार्य का निर्धारण हो जाने के बाद उसके कुशल निष्पादन के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को पद स्थापित करना चाहिए। समता। इसके लिए दया एवं न्याय का सिद्धांत होना आवश्यक है। यह सिद्धांत यह मानता है कि संगठन में नियोक्ता कर्मचारी संबंध विश्वास एवं न्याय पर आधारित होनी चाहिए। कर्मचारी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा एवं मनोबल के साथ पूरा करे। इसके लिए प्रमुख है कि नियोक्ता समता व न्याय का व्यवहार करे। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की कार्यकाल का स्थायित्व।
इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को कार्य की सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए, तभी वो पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकते हैं। इसलिए केवल सुझाव देते हैं कि कर्मचारियों को हटाने की दर को कम से कम रखना चाहिए। पदों में बार बार परिवर्तन करने से संगठन कमजोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पहल। फ्योल का यह सिद्धांत यह मानता है कि कर्मचारियों को किसी योजना पर विचार करने एवं प्रस्तावित करने या उत्साह के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी में असीम शारीरिक मानसिक क्षमता होती है। अतः प्रबंधकों को अधीनस्थ कर्मचारियों की पहल क्षमता को बढ़ाना चाहिए। फ्योल के मत की आलोचना। प्रशासन व प्रबंधन के क्षेत्र में हेनरी फ्योल की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। फर्स्ट है मशीनीकृत प्रारूप। पीटर ड्रकर के अनुसार संगठन निर्माण के संबंध में सार्वभौमिक सिद्धांतों के मशीनीकृत प्रारूप को किसी जीवंत व्यवसाय संगठन पर आरोपित करना हेनरी फ्योल की एक बड़ी भूल थी। सेकंड पॉइंट है आदेश की एकता की आलोचना। सैकलर, हडसन तथा मिलेट ने फ्योल के आदेश की एकता सिद्धांत की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़ा किया है, क्योंकि आधुनिक युग में विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है जो आदेश की बहुलता को दर्शाता है, न कि आदेश की एकता को। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभविकता का अभाव। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास फ्रांस की खनन कंपनी में स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया था। इस कारण इनके सिद्धांतों में वैज्ञानिक चिंतन एवं अनुसंधान का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मानवीय पहलुओं की अनदेखी। फ्योल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कर्मचारियों को एक आर्थिक प्राणी माना तथा उसकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की अनदेखी की। नेक्स्ट पॉइंट है अनौपचारिक संगठनों की महत्ता को न समझना। चेस्टर बर्नार्ड ने साइमन के अनुसार फ्योल ने औपचारिक संगठनों को महत्व दिया, जबकि अनौपचारिक संगठनों की महत्ता को नहीं समझा और इसे नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट पॉइंट है सौहार्द व सहयोग की भावना। वह संगठन की शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। फ्योल ने इसे एस्पाइट दे कॉर्प्स नाम दिया, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। स्प्राइट दे कॉर्प्स नाम दिया है। कहाँ का भाषा है ये? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अनुसार संगठन में भाईचारा, सौहार्द, अपनत्व तथा सहयोग ही हितकर है। फूट डालो व राज करो की नीति प्रबंधकों को नहीं अपनानी चाहिए। फ्योल के अनुसार प्रबंधकों में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या? भौतिक विशिष्ट ज्ञान, मानसिक, सामान्य शिक्षा, नैतिक और अनुभव। फ्योल के अनुसार प्रबंधकों को विभिन्न स्तरों पर 3 प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है तकनीकी कौशल या निम्न स्तरीय कार्मिकों के लिए आवश्यक है। सेकंड है मानवीय कौशल, ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए आवश्यक है। थर्ड है अवधारणात्मक कौशल, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए आवश्यक है। फ्योल के मत की प्रासंगिकता। लोक प्रशासन के उद्भव में फ्योल का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में फ्योल का महत्व निर्वादित है। सेकंड पॉइंट है फ्योल ने प्रशासनिक प्रबंधकीय विज्ञान को सार्वभौमिक माना। हेनरी फ्योल की प्रमुख प्रशासनिक कृतियाँ कौन कौन सी है? पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वस्तुतः एडमिनिस्ट्रेशन में, यह वर्ष 1916 में फ्रेंच तथा वर्ष 1929 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। लेख कौन कौन से हैं? वह तो पुस्तक थे, उन्होंने क्या क्या लेख लिखे हैं? तो फर्स्ट है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में।
importance of the administrative function in the conduct of business 1917. The 1917 The reform of the public service 1918. The industrialization of the state 1919. Administrative reforms of the posters and telegraph 1921. The administrative theory in the state 1923. टेलर तथा हेनरी फ्योल में समानताएं क्या क्या थी? टेलर तथा हेनरी फ्योल में निम्नलिखित समानताएं थी। फर्स्ट है, दोनों की प्रमुख चिंता प्रबंधन की दशाओं को सुधारने और समस्याओं को हल करने तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की थी। सेकंड है, दोनों मानव के विकास व उसकी संतुष्टि के समर्थक थे। थर्ड है, दोनों ने लोक व निजी प्रशासन में भेद नहीं माना तथा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन तथा प्रशासनिक सिद्धांत के द्वारा वैज्ञानिक चिंतन प्रस्तुत किया। फोर्थ पॉइंट है, दोनों ने प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन पर बल दिया। 6 पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, दोनों ने प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उचित मार्ग अपनाने पर जोर दिया। 6 पॉइंट है, उर्विक ने टेलर और फ्योल को एक दूसरे का पूरक बताया। फ्योल और टेलर में असमानता, अभी तो हमने समानताएं पढ़ी, अब पढ़ेंगे असमानताएं क्या थी। फ्योल ने सामूहिक प्रयासों पर बल दिया जबकि टेलर ने व्यक्तिवाद श्रम पर अधिक ध्यान दिया। फ्योल के विचारक फ्रांस के सभ्य अनुशासित तथा यूरोपीय समाज की संरचना से प्रेरित दिखते थे। टेलर के विचार तत्कालीन अमेरिकी पूंजीवादी औद्योगिक समाज के परिवर्तनों से प्रभावित दिखते हैं। फ्योल के सिद्धांत तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी सिद्ध हुए। टेलर के विचार 20वीं सदी में बहुत कुछ परिवर्तित हुए। फ्योल का दृष्टिकोण प्रक्रियात्मक था। टेलर का दृष्टिकोण तकनीकी उन्मुख था। फ्योल के विचार व्यवहारिक पंथ के समर्थक थे। टेलर के विचार वैज्ञानिक पंथ के समर्थक हैं। फ्योल आदेश की एकता तथा निर्देशन की एकता के कट्टर समर्थक थे और टेलर आदेश की एकता में विश्वास नहीं करते बल्कि वो कार्यात्मक फॉर्मनशिप सुझाते हैं। फ्योल का चिंतन प्रबंध की उच्च श्रेणी तथा मध्य स्तर पर अधिक था, इसलिए समन्वय तथा निर्देशन की एकता पर बल दिया। टेलर का कार्य संगठन के निम्नतम कार्मिक श्रमिक पर केंद्रित था। फ्योल ने प्रबंधकों या प्रशासन की गतिशीलता पर बल दिया। फ्योल का दृष्टिकोण सर्वोच्च प्रशासक का था अतः वह प्रशासन विशेषज्ञ माने जाते थे। टेलर ने श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर बल दिया। टेलर का दृष्टिकोण फोरमैन का दृष्टिकोण है जो कुशलता विशेषज्ञ माने जाते हैं। फ्योल ने प्रबंध के कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जबकि टेलर ने कारखानों के इंजीनियरिंग पक्ष पर अधिक ध्यान दिया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।